सो वेलकम टू द पार्ट सेकंड ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है अभी तक, क्या कर रहे हैं यार तू। तो आज के सेशन में अपन समझेंगे टेक्निकल टर्म्स फॉरेक्स मार्केट के, जैसे कि आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ब्रोकर्स, इंटरबैंक्स, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे कंट्रोल होता है मार्केट, सेशन हो गए, लॉट्स हो गए, पिप हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन टेक्निकल टर्म्स पे बात करेंगे आज के सेशन में। सो ट्रेडर्स, माय नेम इज सौम्य वर्मा, वेलकम टू ट्रेडिंग गाइड्स, ऐसी जगह जहां आपको मिलती है रियल लाइफ ट्रेडिंग गाइडेंस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, चलते हैं अपनी पीसी स्क्रीन पर। ओके, तो ये सेशन शुरू होता है अपना लिक्विडिटी प्रोवाइडर से। क्या होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर? देखो हम ट्रेड कैसे करते हैं, हम हैं अपन लोग ट्रेडर। हम जब ट्रेड लेते हैं, ट्रेडर का ऑर्डर कहाँ जाता है? ब्रोकर के पास, ठीक है। ब्रोकर पे हम ट्रेड लेते हैं और ब्रोकर ऑर्डर कहाँ भेजता है? ब्रोकर ऑर्डर भेजता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पे। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ऑर्डर कहाँ भेजते हैं? वो भेजते हैं सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट पे। ऐसे ही ये पूरा सिस्टम काम करता है फॉरेक्स मार्केट का। इसी में अगर स्टॉक मार्केट को देखो वो कैसे काम करता है, वहां पर पहली दो चीजें तो सेम रहती हैं, आपका ब्रोकर और आप। और यहाँ पर तीसरी एंटिटी होती है आपकी एनएससी या बीएससी, ठीक है, जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ से आपके ऑर्डर सीधे जाते हैं, एक मिनट इसको ये बना देता हूँ, ट्रेडर, ब्रोकर और एनएससी, यहाँ से आपके ऑर्डर जाते हैं। बट फॉरेक्स के केस में क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, कोई एक वहां पर एंटिटी नहीं है। तो आपने ये ऑर्डर लिया, ऑर्डर आपका गया ब्रोकर के पास, ब्रोकर ने ऑर्डर भेजा लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है? इनको बोलते हैं मार्केट मेकर्स, ठीक है। आपने यहाँ से कुछ बाय किया, यूरो यूएसडी आपने बाय किया ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर कहाँ बाय करेगा? ब्रोकर बाय करेगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है? देखो एक तरह से एक मंडी का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर सब्जी मंडी है, ठीक है। हम रिटेल दुकानदार हैं, ठीक है। हमने मान लो टमाटर लेने हैं, ठीक है, टमाटो। अब मुझे लेने टमाटो, ये है मंडी और इधर से आ रहा है एक ट्रक वाला टमाटर भर के अपने, ठीक है, खूब सारे यहाँ से इसमें टमाटर लेके खूब सारे आ रहा है। वो यहाँ पर आ गया टमाटर लेके। अब ये जो मंडी है, ये मंडी है ब्रोकर, जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जो मंडी है ये पूरा प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? जो दुकानदार हैं छोटे छोटे, वो हम ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, जो रिटेल दुकानदार होते हैं। और जो ट्रक आ रहा है, ट्रक क्या है? ये अपना लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। अगर हमें बाय करने हैं टमाटर तो ये हमें बेचने आ रहा है, तो ये होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो कि ब्रोकर को, ब्रोकर मतलब आपका ये जो आपका मंडी है, मंडी को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी मतलब अगर कोई बाय करने आ रहा है तो यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ये कौन होते हैं? कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी और बैंक्स होती हैं, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसे? अब ये क्या करता है, देखो ये जो मान लो मंडी वाला है, ठीक है, मंडी वाला इसे फीस पे कर रहा है एक ट्रक वाले को कि तुम आओ हमारे मंडी में आओ, यहाँ पर माल बेचो। और माल किसे बेचो? माल बेचो अपने ट्रेडर्स को, जो भी आपके रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल दुकानदार हैं जो भी, ठीक है। और बीच का कमीशन रखता है ये मंडी वाला। वही सेम चीज़ ब्रोकर के केस में होती है कि यहाँ से मैंने बाय किया यूरो यूएसडी, कोई भी ट्रेड मैंने बाय किया किसी भी मार्केट में, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास ब्रोकर ने भेज दिया। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर से चार्ज करता है लिक्विडिटी देने के लिए, क्योंकि इसको बहुत सारे ऑर्डर दे रहा है, सारे क्लाइंट इससे बाय कर रहे हैं, तो ये उसके अगेंस्ट में ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और उसके बदले ये चार्ज करता है ब्रोकर से मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन, जो भी इनके चार्जेस होते हैं। और ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर बीच में अपने स्प्रेड लगा के आपसे कमाता है, ठीक है। तो ब्रोकर आपसे कमाता है और ब्रोकर से कमाते हैं ये लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और ये अपनी लिक्विडिटी कहाँ बेचते हैं? ये ऑर्डर्स कहाँ बेचते हैं? ये बेचते हैं सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के पास, जो कि करेंसी प्रिंट करती हैं। यूएस में फेडरल रिजर्व हो गई, यहाँ पर इंडिया में हो गया अपना सेंट्रल बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक है। तो जो एनएससी के पास जो फॉरेक्स के ऑर्डर जाते हैं वो कहाँ भेजेगा? वो भेजेगा सेंट्रल बैंक के पास। और यहाँ से सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं। यहाँ से मार्केट मेकर्स होते हैं, ये लोग मार्केट को बनाते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब इस सिस्टम में जो भी हम करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, वो करेंसी कहाँ से आती है? वो आती तो सेंट्रल बैंक से ही है, देश की गवर्नमेंट से। कि मान लो इंडिया की हम करेंसी ट्रेड कर रहे हैं आईएनआर, तो वो कौन छाप रहा है? वो आरबीआई छाप रहा है। यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ की छाप रही है। तो ये लोग डिमांड सप्लाई मार्केट में क्रिएट करते हैं और यही लोग मार्केट में डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। जब इनको प्राइस बढ़ाना होता है करेंसी का तो ये डिमांड रोक देते हैं, ठीक है। जब इनको प्राइस गिराना होता है तो ये सप्लाई बढ़ा देते हैं अपनी। उस हिसाब से ये सेंट्रल बैंक्स जो होती हैं वो देश की करेंसी की डिमांड सप्लाई कंट्रोल करती हैं। और इनके बीच में रहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जिनके पास बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, जो कि आपके ब्रोकर्स को लिक्विडिटी देते हैं। और ब्रोकर्स के पास से ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। और ये जो बैंक्स है, रिजर्व बैंक हो गई, ठीक है, जितनी भी कंट्री की, ये सब आपस में कनेक्ट होती है। इनको बोलते हैं इंटर बैंक्स, ठीक है। ये सब लोग जो इंडिया की, यूएस की, चाइना की, जापान की, ये सब आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ये लोग सारी डिमांड सप्लाई यही लोग सब प्रोसेस करते हैं। ऐसे ये पूरा सिस्टम काम करता है इसका। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझने के लिए। मैंने बहुत सिंपल से चार्ट में समझाया, वैसे समझाने को तो बहुत
ज़्यादा डिटेल लिखनी पड़ती है इसमें, बट इस चार्ट को आप ध्यान से समझोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। ट्रेडर से ब्रोकर, ब्रोकर को प्रोवाइड करती हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो ऑर्डर होते हैं, और ये भेजते हैं देश की सेंट्रल जो बड़ी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये लिक्विडिटी भेजती हैं आपकी बैंकों के पास, ठीक है, बैंकों के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होती है, जो लोग करेंसी प्रिंट करते हैं, ठीक है, जो प्रिंट करेगा उसी के पास तो अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है, सरकार के पास तो कंट्रोल है करेंसी का, उसे ही प्रिंट करनी है, उसे ही सब कुछ करना है, तो अल्टीमेट जो भी होगा इसी के पास जाएगा। तो एक तो चार्ट में एकदम से एनालिसिस काम करना बंद कर देता है, क्यों होता है, क्योंकि तब होता है बैंक्स आती हैं एकदम से अपने ऑर्डर्स बाय करती हैं, सेल करती हैं, तो उस वजह से मैनिपुलेशन होता है बैंक्स के चक्कर में। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। अब अपन देखते हैं फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेज क्या है हमारे पास। सबसे पहला एडवांटेज फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग टाइम, ठीक है, 24/5 खुल रहा है मार्केट। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि आप रात के 1 बजे 2 बजे ट्रेड करो, हमें ट्रेड करना होता है सेशंस के अंदर, वो आने वाले चैप्टर्स में आएगा कब करना होता है, बट एक हम पे टाइम पीरियड्स होता है। मान लो एक हम पे मॉर्निंग का टाइम पीरियड हो गया 5 से 6 बजे के आसपास का, ठीक है, मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे से, उसके बाद हम शाम को 5-6 बजे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें लगभग 3 सेशन आराम से मिल जाते हैं दिन में ट्रेड करने को। इंडियन की मार्केट की तरह नहीं कि हमें 3 से वो ही मतलब 9 से 3 ही बैठना है, 9:15 से 3:30 जो भी है टाइम, उसी टाइम बैठना है। अगर आपकी जॉब है या आप कुछ और करते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग बन जाती है कि आप दिन में भी ट्रेड कर सकते हो, शाम को भी ट्रेड कर सकते हो, सुबह सुबह उठ के भी ट्रेड कर सकते हो, तो अलग अलग सेशन में आपको वॉल्यूम मिलता है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो फॉरेक्स मार्केट आपकी फ्लेक्सिबल है यस, और स्टॉक के लिए है नो, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो कभी आपको स्प्रेड ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप रैंडम स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको स्प्रेड बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो लिक्विडिटी की यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। तीसरा, आपको स्विंग शॉर्ट सेल, ठीक है, क्या मतलब है इसका, आपको स्टॉक बाय करना है स्विंग में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना जो लोग, वीक तक मंथ तक होल्ड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है स्टॉक को आप खाली बाय एंड होल्ड करके पैसा कमा सकते हो, बट करेंसी के केस में क्या, करेंसी को आप शॉर्ट एंड होल्ड करके भी पैसा कमा सकते हो। आपने बेच दिया, आप उसको महीनों तक होल्ड कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है करेंसी नीचे जा रही है, ठीक है, तो ये फैसिलिटी आपको फॉरेक्स इसको आपको एफएक्स में मिलती है कि आप शॉर्ट सेल कर सकते हो स्विंग के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, स्टॉक्स में नहीं कर पाओगे। थर्ड इज लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, अब अगर आप ग्लोबल ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो आपको जो इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी सस्ती हो गया, पर ऑर्डर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। सो आपको इंडियन मार्केट में अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप खाली स्प्रेड जाता है, बहुत से ब्रोकर्स में खाली स्प्रेड जो आपका बाइंग सेलिंग के बीच का स्प्रेड होता है भाई, यहाँ पर ऑर्डर के चार्जेस नहीं लगते हैं, कुछ ब्रोकर्स लेते हैं, बहुत से ऑर्डर जो ब्रोकर्स हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कमीशन जाता है खाली स्प्रेड का जाता है, जो भी आपका स्प्रेड होता है, स्प्रेड आपका स्टॉक मार्केट में भी होगा, स्प्रेड यहाँ भी होगा, स्प्रेड हर मार्केट में होता है, स्प्रेड कौन लगाता है, वो ब्रोकर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, एंड फॉरेक्स में आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम मिलती है, ठीक है। लेवरेज, इंडिया में आपको इंट्राडे के अंदर 5x मार्जिन मिलता है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 500 रुपए की चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 5 रुपए की चीज़ खरीद सकते हो, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको 500x मार्जिन मिलता है, किसी किसी केस में मैक्स तो आपको 2000x तक मिल जाता है कि 2000 गुना तक का, बट एवरेज जो मैं बता रहा हूँ 500x तो आपको आराम से हर जगह मार्जिन मिल जाएगा इसमें, ठीक है, तो आपके पास अगर 1 रुपया है तो आप 500 रुपये तक का माल बाय कर सकते हो, और यहाँ पर आप 1 रुपये में 5 रुपये का माल बाय कर पाओगे, तो यहाँ पर लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास लो बैरियर टू एंट्री, ठीक है, एफएक्स में आप बहुत कम कैपिटल से, छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लेवरेज ज़्यादा मिल रहा है, अगर आप सही से सीख के करोगे तो आप कम कैपिटल से हाई लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हो, इसका फ़ायदा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लेवरेज बहुत कम मिलता है, बहुत ना के बराबर, ठीक है, पहले लेवरेज ज़्यादा मिलता था, अब लेवरेज और भी ज़्यादा कम हो गया, तो रिस्की एसेट है ये, यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है, बट वही है ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो, रिस्क ज़्यादा है तो उसके बदले आपके पास रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, तो ये एडवांटेज हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अपना फॉरेक्स का फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ और ट्रेड के लॉजिक शेयर करता हूँ, आप सीख सकते हो ट्रेड से, क्योंकि मेन चीज़ मैं अपना लॉजिक भी शेयर करता हूँ ट्रेड्स का, कि क्या मैंने क्यों ये ट्रेड ली, साथ में मार्केट के एनालिसिस की, अगर चार्ट में कुछ हो रहा है तो उसके एनालिसिस, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलता है उस चैनल में। अगर आपको ज्वाइन होना है तो खाली एक आप अकाउंट खुलवा सकते हो एक्सएनएस से, एक्सएम से, इसका मैं एक्सएनएस का मैं रिव्यू भी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके आपको मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो इस अकाउंट पर, ट्रेडिंग गाइड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप डीएम कर दोगे कि हाँ भाई मैंने खुलवा लिया है और ये मेरा आईडी है,
तो मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा। उसमें क्यों? क्योंकि आप यहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ें सीख सकते हो। जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड के आप लॉजिक समझोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं, आगे हम चार्ट में जाके भी समझेंगे चीज़ों को कैसे हमें ट्रेड लेना है, बट साथ में आप लॉजिक ट्रेड का समझ सकते हो, तो आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो आप ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फ्री में लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो हम पे करेंसी पेयर में दो चीज़ें होती हैं, बेस करेंसी एंड कोटेड करेंसी, ठीक है। तो देखो यूरो यूएसडी का चार्ट है, तो यूरो यूएसडी है, ठीक है। ये इसमें देखो पहली जो करेंसी होती है बेस करेंसी, सेकंड होती है अपनी कोटेड करेंसी। अब ये डिफाइन करता है कि एक बेस करेंसी के बदले आपको कितनी कोटेड करेंसी देनी पड़ेंगी। मतलब एक यूरो लेने के चक्कर में मुझे यहाँ पर 1.1053 इतना यूएसडी देना पड़ेगा, तब मुझे जाके एक यूरो मिलेगा, ठीक है। ये जो प्राइसिंग का चल रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, अभी कुछ और प्राइस होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इस नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सिनेरियो में जो पहली वाली करेंसी होती है उसमें ट्रेड करते हैं, उसको बाय या सेल करते हैं। तो मान लो अगर मुझे यूरो यूएसडी का चार्ट बाय करना है तो मैं यूरो बाय करूंगा, उसके बदले मुझे यूएसडी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं यूरो को सेल करूंगा तो उसके बदले मुझे यूएसडी बाय करनी पड़ेगी। तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ब्रोकर में इतना नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली करते हैं, तो आपका यूएसडी में बैलेंस होता है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। बट ये काम कैसे करता है वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको यूरो बाय करना है तो उसके बदले यूएसडी बेचना पड़ेगा, यूरो बेचना है तो उसके बदले में यूएसडी बाय करना पड़ेगा। सो ये होती है बेस करेंसी, कोडेड करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पिप। पिप क्या होता है? देखो जो भी करेंसी होगी उसमें पहले डॉट के बाद, ठीक है, डॉट के बाद 1 2 3 एंड 4, जो फोर्थ डिजिट होता है वो होता है एक पिप। तो यहाँ पर फोर्थ डिजिट कितना है? यहाँ पर 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है 3 पिप, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 होता तो होता 1 पिप, यहाँ पर 9 होता तो होता 9 पिप, ठीक है। तो जो डॉट के बाद किसी भी करेंसी में पहले डॉट के बाद जो फोर्थ पिप होता है, फोर्थ नंबर होता है जो, ठीक है, डॉट के बाद, वो होता है आपका 1 पिप। ये होता है आपका 10 पिप। कैसे? मतलब यहाँ पर 1 पिप होता है, यहाँ 5 है तो ये हो गया 50 पिप, ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपके 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 100 पिप, ठीक है। ये क्या होगा? यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे, ये हो गया 1000 पिप। तो ऐसे पॉइंट के पास का पहला नंबर होता है 1000, दूसरा होता है 100, तीसरा होता है 10 और चौथा होता है 1, ठीक है। इस हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिप के बेसिस पे ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट होता है। इस पिप से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। इससे हम जो पोजीशन साइजिंग है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि स्टॉक में अपना प्राइस होता है 100 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, वैसे यहाँ पिप में वैल्यू काउंट होती है। क्योंकि करेंसी होती है बहुत छोटे छोटे मूव करती हैं, इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो होती है पिप में काउंट होती है। पिप जो होता है बहुत छोटे नंबर होता है, तो पिप में करेंसीज काउंट होती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अपने पास है बिड वर्सेस आस्क और स्प्रेड, ठीक है। तो पहले बिड और आस्क देखते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करने जाओगे आपको दो प्राइस मिलते हैं, पास होते हैं, ठीक है। उनमें बहुत माइनर सा चेंज होता है उनके प्राइसों के बीच में, ठीक है। तो ये होता है अपना सेलिंग प्राइस जो बिड प्राइस होता है, और आस्क प्राइस होता है बाइंग प्राइस, ठीक है। कि सिंपल सा समझो, प्राइस होता है ऐसा, दो लाइन आपको दिखेंगी पास, अगर उसको जूम करके देखोगे तो जो ऊपर वाला प्राइस होगा ये होगा आपका आस्क प्राइस, ये आपका होगा बाइंग प्राइस, और नीचे वाला होगा आपका सेलिंग प्राइस। मान लो आपने यहाँ पे अभी बाई किया, ठीक है, तो अब सेल करोगे तो आपको सेल वाला प्राइस नीचे का मिलेगा। तो जो बीच का जो जगह होती है ये, ठीक है, ये होता है स्प्रेड, ये होता है ब्रोकर का कमीशन, इसी से ब्रोकर कमाता है, जो स्प्रेड उससे मिलते हैं। कोई भी आप स्टॉक भी अगर देखोगे तो स्टॉक के बीच में भी स्प्रेड होता है। मान लो 2401 रुपए का चल रहा है आपका बाइंग प्राइस और 2400 रुपये का चल रहा है सेलिंग प्राइस। तो आपने बाय किया 2401 पे और सेल किया 2400 रुपये पे, तो 1 रुपये बीच का बचा, हो गया ब्रोकर का कमीशन। वैसे इसमें पिप में होता है कमीशन की, यहाँ पर 1.1051 ये आपका सेलिंग प्राइस है, और 1.1053 ये आपका बाइंग प्राइस होता है। कि आपने 1.1053 पे बाय करा और तुरंत अगर सेल कर दिया 1.1051 पे, तो आपको 2 पिप का लॉस हो जाएगा। और यही है स्प्रेड। देखो स्प्रेड क्या है? बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो उसके बीच का पॉइंट बचेंगे वो होगा स्प्रेड। ये होता है ब्रोकर का कमीशन। तो लाइव प्राइस की जब फीड चलती है तो उसमें 1 या 2 पिप का कमीशन होता है बीच में, जो ब्रोकर का स्प्रेड होता है। इसी से ब्रोकर्स पैसा कमाते हैं। तो ये होता है अपना बिड आस्क और स्प्रेड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर जगह हर मार्केट में काम करता है, ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट अपने पास रहता है लॉट एंड मार्जिन, ठीक है। लॉट, जैसे यहाँ पर हम एक करेंसी बाय नहीं करते, यहाँ पर हम लॉट्स में बाय करते हैं। जैसे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है, वहाँ लॉट्स में ट्रेड होता है, तो यहाँ भी लॉट्स में ट्रेड होता है। अब यहाँ लॉट कौन से होते हैं? यहाँ पे 3 लॉट्स मिलते हैं जो आज के टाइम में ट्रेड होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या होता है? स्टैंडर्ड के अंदर 1 लाख यूनिट होती है। मतलब अगर आप यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो और स्टैंडर्ड लॉट बाय करोगे, तो स्टैंडर्ड लॉट के अंदर आप 1 लाख यूरो बाय करोगे एक ट्रेड में, ठीक है। मिनी के अंदर क्या होता है? मिनी में होता है 10,000 और माइक्रो में होती है 1000। अब अगर आप यूरो यूएसडी बाय करने जा रहे हो स्टैंडर्ड लॉट,
1 लाख यूरो का लॉट बाय करने जा रहे हो आप, तो कितना महंगा पड़ेगा आपको। यूरो कितने का चल रहा है, 90 रुपये के आसपास, ठीक है। तो वो आपको लॉट पड़ेगा 90 लाख रुपए का, 90 लाख रुपए का एक लॉट। इतना पैसा तो होता नहीं किसी पे, इसलिए यहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। मार्जिन कितना होता है यहाँ पर, 500x 200 2000x तक मार्जिन होता है, ठीक है। तो आपको हार्डली आपको 1% या 2% देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप बाय करोगे एक लॉट, तो आपको 90 लाख का 1% कितना हो, 90,000 रुपये के आसपास देने पड़ेंगे स्टैंडर्ड लॉट में, ठीक है। वैसे मिनी लॉट में होता है आपकी 10,000 क्वांटिटी, और माइक्रो लॉट में होती है 1,000 क्वांटिटी, ऐसे रहता है। लेकिन मार्जिन यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है, इसलिए आपका प्राइस जो होता है बहुत कम लगता है। नेक्स्ट होता है अपने पास है पिप वैल्यू। पिप वैल्यू क्या होता है, देखो जो माइक्रो लॉट है इसमें एक पिप की वैल्यू पड़ेगी $0.1, ठीक है। जो मिनी लॉट है उसमें एक पिप की वैल्यू पड़ेगी आपकी $1। मान लो मैंने अपने मिनी लॉट में लिया, ठीक है, 10,000 क्वांटिटी वाला ट्रेड लिया आपने, तो इसमें आपको अगर मान लो 5 पॉइंट जो है आपने स्टॉप लॉस दिए, आपने दिए 15 पॉइंट टारगेट के, इसमें कि 15 पॉइंट का मैं टारगेट लूँगा 5 का, तो आपने लिया मान लो मिनी लॉट। तो मिनी लॉट में क्या है, पिप की वैल्यू 5 है, तो अगर $5 माइनस में गया, मतलब 5 पॉइंट माइनस में गया, तो आपको $5 का लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो 15 का हो जाएगा, ठीक है। इसको आप स्टैंडर्ड में लोगे तो स्टैंडर्ड में 10 का फर्क पड़ेगा। तो अगर 5 पिप डाउन गया मार्केट, तो आपका कितना $50 का लॉस होगा, क्योंकि एक पिप की वैल्यू $10 है, और आपका प्रॉफिट कितना होगा, $150। अगर आप ये मैक्रो में करोगे 0.1, तो आपका लॉस कितना होगा, 0.50, ठीक है, 50 सेंट का आपको लॉस होगा। ये देखो, अगर आप इस लॉट में ट्रेड करते हो माइक्रो लॉट में, ठीक है, 0.50 मतलब आधा डॉलर का आपको वो होगा, और प्रॉफिट कितना का, $1.5 का, 1.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंट का जो है लॉट का साइज है, ठीक है, पिप के वैल्यू में, मतलब अगर डॉलर में कैलकुलेट करो तो ये इसको ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड लॉट में आपकी पिप की वैल्यू होती है 10, मिनी में होती है 1, और माइक्रो में होती है 0.1। नेक्स्ट अपने पास है ऑर्डर टाइप, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर हमें इस मार्केट में मिलते हैं। एक तो सिंपल मार्केट ऑर्डर आपको मिलेगा, दूसरे होते हैं पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर कौन सा है, बाय सेल की, कभी भी गए मन करा यहाँ पे बाय कर लिया, जहाँ पे मन करा प्राइस चल रहा है वहीं से सेल कर दिया, तो ये मार्केट ऑर्डर होता है। आपको सबको पता होगा, स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो आपको बाय और सेल का मार्केट ऑर्डर पता है, ठीक है। नेक्स्ट कंफ्यूजन होता है इन वाले ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अपने पास 4 ऑर्डर होते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। कैसे, देखो प्राइस मान लो यहाँ पर चल रहा है कहीं, और आपको चाहिए कि आप नीचे बाय करो, तो क्या करोगे, आप बाय लिमिट ऑर्डर डालोगे कि प्राइस जब नीचे लिमिट में आएगा तो मैं इस लिमिट पे बाय होना चाहिए, ठीक है। सेल लिमिट क्या होता है, प्राइस यहाँ चल रहा है, आप कह रहे हो ऊपर आएगा, ऊपर से सेल करूंगा मैं, तो आपने यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर डाल दिया कि प्राइस जब ऊपर आएगा तो यहाँ से सेल हुआ, तब यहाँ पे आएगा तब मैं सेल करूंगा, ठीक है। थर्ड होता है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप क्या होता है, प्राइस मान लो अब यहाँ पर चल रहा है, अब इस रेंज में फंसा है प्राइस, आप कह रहे हो जब इस ब्रेकआउट पे आएगा, जब इस रेंज के ऊपर जाएगा मैं यहाँ बाय करूंगा, तो प्राइस अगर नीचे है तो आपको बाय स्टॉप डालना पड़ेगा अगर आपको बाय करना है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइस नीचे है, जब इस प्राइस पे आ जाएगा प्राइस, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपने डाला है बाय स्टॉप ऑर्डर कि प्राइस ऊपर जाए आपकी रेंज से तब बाय करोगे। सेल स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप मान लो ये प्राइस चल रहा है आपका, ठीक है, आपने कहा कि इसको ब्रेक करेगा, जब प्राइस और नीचे जाएगा तब मैं सेल करूंगा, तो ये सेल स्टॉप होता है, ठीक है। तो जो आपका बाय लिमिट, सेल लिमिट होता है वो आपके प्राइस के नीचे और ऊपर ऐसे होता है, यहाँ पर होता है बाय लिमिट, यहाँ पर होता है सेल लिमिट, ठीक है। और ये प्राइस को अगर दोबारा ले लोगे, बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है, ये होता है आपका बाय स्टॉप, ये होता है आपका सेल स्टॉप, ठीक है। बहुत सिंपल से मैंने आपको समझा दिया, तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें कुछ। नेक्स्ट होते हैं अपने ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, हमें कब ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर बोल तो दिया फ्रीडम है, बट फ्रीडम फिर भी हमें कब ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग लिखी है, लोकल टाइम कि कब मार्केट्स ओपन होते हैं, और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। वहाँ वर्ल्ड में टाइम क्या हो रहा होगा, यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लो जब टोक्यो की मार्केट ओपन होती है वो 9 बजे ओपन होती है सुबह, बट अपने यहाँ उस टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:30, तो उस टाइम मार्केट में मोमेंटम आता है जब टोक्यो की मार्केट ओपन होती है, ठीक है। तो अपना 5:30-6 बजे अगर आप सुबह ट्रेड करने बैठोगे तो आप टोक्यो सेशन ट्रेड कर सकते हो। सेकंड अपना ओपन होती है लंदन मार्केट, जो 8 बजे ओपन होती है लोकल टाइम पे, लंदन का लोकल टाइम है ये, बट इंडिया स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे अपना तो होता है 12:30 बजे। ये AM लिखा है, PM समझो, ठीक है, 12:30 बजे PM, दोपहर के 12:30 बजे। यहाँ पर AM लिख गया और यहाँ पर भी PM लिखना है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये AM नहीं PM है, ठीक है, ये आपका PM है और ये भी PM है, वो AM है ऊपर वाला। सुबह 5:30 बजे आपका होता है टोक्यो सेशन,
इंडिया के हिसाब से। लंदन सेशन जो कि 8 बजे मार्केट खुलती है, अपने यहाँ बज रहे होते हैं 12:30 बजे, तो 12:30 बजे आप ट्रेड कर सकते हो उस रेंज में, मतलब 12:30 से लेकर 3-4 घंटे तक आगे। और यहाँ भी 5:30 से लेकर 3-4 घंटे तक, क्योंकि जब सेशन ओपन होता है तो 4-5 घंटे तक मोमेंटम रहता है मार्केट में। नेक्स्ट अपना सेशन होता है ओपन न्यूयॉर्क का, ठीक है। न्यूयॉर्क का होता है 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे ओपन। तो आप शाम को 6:30 बजे इवनिंग का सेशन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 3 सेशन हो गए ट्रेड करने को। हम 3 टाइमों में मार्केट में वॉल्यूम अच्छा होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपका मॉर्निंग सेशन, आपका आफ्टरनून सेशन और आपका इवनिंग सेशन, 3 टाइम मिल जाते हैं। अब एक चीज़ है डेली एवरेज मोमेंटम, अगर मैंने यूरो यूएसडी का देखा है उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो एवरेज मोमेंटम डेली आता है पिप के वैल्यू में है, ठीक है। तो जो आपका टोक्यो सेशन है ऊपर वाला जो मैंने टोक्यो में लिखा, ये टोक्यो सेशन में डेली एवरेज मोमेंटम होता है 76 पॉइंट का, 76 पिप का, ठीक है। लंदन सेशन में आपका डेली एवरेज मोमेंटम होता है 114 पिप का, और न्यूयॉर्क सेशन में होता है आपका 92 पिप का, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा आपको वॉल्यूम मिलता है लंदन मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि लंदन जब ओपन होता है तब बहुत ज़्यादा मार्केट ओपन होती है, पूरा एशिया ओपन होता है, फिर लंदन भी उसी टाइम ओपन होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की मार्केट इस टाइम खुली होती है जब लंदन ओपन होता है, ठीक है। और न्यूयॉर्क ओपन होते होते वर्ल्ड की मार्केट बंद होने लगती है, और जब टोक्यो ओपन होता है तब वर्ल्ड की मार्केट शुरू होती है, ठीक है। जो फॉरेक्स का दिन शुरू होता है यहाँ से, ये होता है अपना दोपहर, और फॉरेक्स का दिन एंड होता है यहाँ पर इस सेशन के बाद, ठीक है। तो जब लंदन की मार्केट खुली होती है उस टाइम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड कर रहा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोमेंटम लंदन की मार्केट में आता है। बट आप लंदन और ये इन दोनों में से कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सेशन ट्रेड करना है। एंड यहाँ पर खत्म होता है अपना पार्ट सेकंड, और फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। एंड जाने से पहले चैनल को likes. So please subscribe. Okay, thank you.